नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ विंडो में है भाऊ तोरसेकर जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पत्रकारिता में उन लोगों में से जो 7 पर्दों के पार सच क्या है उसको अपने अनुभव से हमारे सामने डिकोड करके बताते हैं। और आज फिर एक बड़े दिलचस्प वार्ता के लिए हमारे साथ हैं और ये आइडिया भी भाऊ का है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी भाऊ आते हैं तो वो हमेशा एक यूनिक और एक अच्छे आइडिया के साथ आते हैं जो कहीं नहीं होता है। और आज हम लोग बात करेंगे, वो भाऊ खुद से बताएंगे। मेरा पहला सवाल भाऊ से है कि भाऊ, आज तो आईजी एडीजीपी उनके भी ट्रांसफर हो चुके हैं बंगाल में। पहले चीफ सेक्रेटरी गई मतलब महिला, और उसको जानबूझ के बनाया था ममता बनर्जी ने। वो जानती थी कि पहली बना दूंगी, फिर बाद में इसी पे विक्टिम कार्ड खेलेंगे। फिर उसके बाद एडिशनल होम सेक्रेटरी गया, उसके बाद डीजी गया, कोलकाता कमिश्नर गया, और अब एडीजी और आईजी भी चले गए। तो ये किस तरह का चुनाव आयोग दिख रहा है जो ये कह रहा है कि जो 2021 की हिंसा हुई थी उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी, जिन जगह पर हिंसा हुई थी उनके सबके नाम बताओ। तो इसको कैसे देख रहे हैं भाऊ, और आप चुनाव को आगे की तरफ? तो आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने 91 से लेकर आगे कम से कम 5-6 साल तो टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। और एक तरीके से चुनाव आयुक्त जो है वो चर्चा में आया, उसका कारण ही टीएन शेषन थे। उसके पहले आप टीएन शेषन के पहले के 2 मुझे बताओ नाम, कि भाई शेषन के पहले ये कोई था, वो कोई था। आपको नाम तक याद नहीं होगा। मेरी उम्र के जो पत्रकार है उनको भी पूछो कि शेषन से पहले के 2 हमको चुनाव आयुक्त तो कौन थे बताओ, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये चर्चा की बात थी ही नहीं। या चुनाव आयोग जो था वो एक तरीके से गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट करके काम करता था, उसके बारे में चर्चा ही होती नहीं थी। लेकिन शेषन जब आया तो ये शेषन जो था ये पहला चुनाव आयोग का धुरंधर था। उसने जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसका स्ट्रिक्ट पालन शुरू कर दिया और वहां से चुनाव आयोग का दबदबा बनते गया। वरना कोई पूछता भी नहीं था चुनाव आयोग क्या कर रहा है क्या नहीं, पूछता नहीं था। मुझे याद है 1995 में जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो गया, वो पहला बिल्कुल सस्ता चुनाव था। कोई उम्मीदवार चुनाव का अपना पर्चा दाखिल करने जाता था ना, उसके साथ 5 लोग नहीं होते थे। ढोल नगाड़े बजाओगे, ढोल नगाड़ों का भी बिल लगाता था, चुनाव के खर्चे में लगाता था टीएम शेषन। हर एक के पीछे उस वक्त नए नए वीडियो कैमरा आए थे, बिल्कुल नए थे। हाँ जी जी। तो हर एक के पीछे हर जगह एक एक चुनाव क्षेत्र में मानो 50-50 वीडियो कैमरा लगा के रखे थे। कैमरामैन को एम्प्लॉय किया था कि भाई तुझे जो कुछ चुनाव के बारे में चल रहा है दिखाई देगा तो लेके रिकॉर्ड करके आके देना यार। और हाँ, अरे पुंडिल ने 6 ढोल नगाड़े लगाए थे, 50 लोग लेकर पर्चा भरने आया तो 50 लोगों का चाय का कितना खर्चा है, नाश्ते का कितना खर्चा है, आने जाने का खर्चा कितना है, वो बिल के सिवा भी उस उम्मीदवार के खर्चे में लगा देता था। तो इतने डर गए थे साली के, पूरी की पूरी सब पार्टियां डर गई थी। चुनाव आयोग में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, वो बंद हो गए। मुझे याद है उस वक्त एक बात हुई थी, तो उसका कारण ये था कि इसका परिणाम जो था वो लोकल लेवल पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके हाथ में अधिकार आ गए ना। वो किसी पॉलिटिशियन से डरना बंद हो गया। मैं एमएलए हूं, मैं यहां का अबे जावे। तो मुझे याद है उस वक्त ये हुआ था, किसी कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने डांटा था उसको। तो शरद पवार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और वो बोले एक बार आचार संहिता खत्म होने दो, इसको देखते हैं, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र का ही केडर का था। जब तक चुनाव आयोग में तू है लौट कर घर आएगा ना, गली में तो यही रहना है तुझे।
तो ये जब शरद पवार का बयान आ गया, वो पब्लिश हुआ था तमिलनाडु के हिंदू पेपर में। वो दिल्ली में बैठे सेशन ने वो बयान देखा और फैक्स से शरद पवार को नोटिस भेजा, इमीडिएटली इसका खुलासा करो, माफी मांगो, वरना तुम पर भी एक्शन कर दूंगा। तो शरद पवार चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इतना डरा था कि 12 घंटे में शरद पवार ने फैक्स से खुलासा भेजा था। उसको कहते हैं सेशन, उसको सेशन कहते हैं। बाकी सब है ना वो अधिवेशन है, वो सेशन था। तो उसके बाद ये दबदबा बनता गया, लेकिन आखिर में आहिस्ता आहिस्ता गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो सोनिया गांधी ने अपना चमचा जो नवीन चावला था उसको लाकर बिठा दिया जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रिक्टनेस था वो कम होते गया, और इसलिए ममता या आपका जो केजरीवाल वगैरह दादागिरी करते लगे। तो इसके बाद ज्ञानेश कुमार जो आया है वो फिर से सेशन बनकर आया हूं, आंधी बनकर आया हूं, धुरंधर है ना वो गाना जी, वो बोलता है ना मैं आंधी बनकर आया हूं, हौसला मेरा वगैरह गाना है ना वो धुरंधर का, मुझे वो याद आ गया। जिस ढंग से ज्ञानेश कुमार ने पिछले 2-3 महीने में अपना काम करने का तरीका दिखाया, मैं तो मानता हूं कि इसके शरीर में दिवंगत शेषन घुस गया है, घुस गया है। शेषन को डरते, आपको मालूम है उस वक्त की बातें करूं तो उसका अपॉइंट करने के बाद ये सब शुरू हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी उसको डरता था, नरसिंह राव। ये हमारी सुनता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, यानी सेशन तक चुनाव आयुक्त एक ही होता था जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता था। तो इसने और 2 एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए नरसिंह राव ने। एक कोई सरदार था जो आगे चलकर कांग्रेस में गया, मिनिस्टर भी बना, मुझे याद नहीं, एमएस गिल, और दूसरे कृष्णमूर्ति करके थे जी। तो उनको अपॉइंट किया। तो सेशन ने 1.5 साल उनको टेबल पर बिठा के रखा, कुछ काम करने नहीं दिया था। वो मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चला कि 3 क्यों चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तीनों ने मिलकर काम चलाना है। कमीशन का मतलब सिंगल मैन नहीं होता, 3 हो सकते हैं। तब जाके उनको काम दिया था। आगे चलकर कृष्णमूर्ति और गिल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे। लेकिन कहने का मतलब है कि सेशन का दबदबा क्या था, प्राइम मिनिस्टर भी डरता था। तो ज्ञानेश कुमार जिस ढंग से चल रहा है, उसने कम से कम एक चीफ मिनिस्टर को डरा कर दिखाया। ममता आज डरी हुई है, ममता डरी हुई है, क्योंकि देखो उसने जिस दिन ये डिक्लेयर किया आचार संहिता शुरू हो गई, इमीडिएटली 5-6 बड़े ऑफिसर्स से उनको हटा दिया, ना पूछा ना कुछ किया, मेरा अधिकार है। अब गलती ममता की वहां हो गई कि ममता पिछले 3 महीने से भूख लगी सुप्रीम कोर्ट जाओ, प्यास लगी सुप्रीम कोर्ट जाओ, ऐसे एक दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशियरी का खुद ममता ने बंद कर लिया है। और जब जब गई है तो उसने ही ज्ञानेश कुमार के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक दरवाजे खुद ममता ने खोल दिए। ये गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये उसका अधिकार है, फिर गई ये उसका अधिकार है। तो ज्ञानेश कुमार को जो सेशन के अधिकार थे वो बहाल करने में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसका है तो वो ममता बनर्जी का है। लोग बोलते हैं ना कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ममता ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, अपने खुद के रास्ते बंद कर दिए। और पिछले 3 महीने से इसके लिए ज्ञानेश कुमार पूरी प्लानिंग करके बैठ गया था। अर्थात ये प्लानिंग करता है तो कोई भी आईएएस ऑफिसर होता है, सिविल सर्विसेज होती है, उसकी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है,
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित तो शाह। उसके साथ बैठकर या उसके सहयोग से चुनाव आयोग की रणनीति गणेश कुमार ने बनाई है। तो उसमें आधी गणेश कुमार की है और आधी अमित शाह की है। तो गणेश कुमार का चेहरा लगाकर जो कुछ करना है उसकी अनुमति एक तरीके से ममता ने ही बहाल की है, ये पहले समझ लो। तो बंगाल में क्या हो रहा है उसका अंदाज तुम कर सकते हो। अच्छा भाऊ, ये बात सही है कि बंगाल में, लेकिन अब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी तो सड़क पे आई, वो बार बार इस तरह की कहानियां अभी सुनाने में लग गई कि महिला थी, महिला को हटा दिया उनके तमाम लोग, और वो फिर भी कहने लगी, और वो हिंदी में शेर पढ़ने लगी, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है, इस तरह से उन्होंने पढ़ा है। लेकिन आपको इस समय अब लग क्या रहा, जिस तरह से एक के बाद एक अधिकारियों को, और सबसे बड़ा कदम मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो पहले चुनाव में कभी पोस्ट पोल और प्री पोल हिंसा हुई हो, उनके आईओ यानी ऑफिसर, ओसी जो ऑफिसर्स इंचार्ज है उनके लिए, इंस्पेक्टर्स इंचार्ज उनके लिए, डीएसपी और एसपी के लिए बाकायदा उन्होंने पूरा एक्शन मांगा है कि इनके खिलाफ जहां जहां हिंसा हुई थी उस पे कोई एक्शन लिया गया था या नहीं। क्या ये एक जो पिछला जिस तरह से ममता ने लोगों को डरा के रख दिया था चुनाव में, पूरा जो हिंसा का नंगा नाच देखा जिसपे हम लोगों ने खुद हाई कोर्ट हैरान हो गया था, मैंने कल रिपोर्ट उस पर बाकायदा की कि कैसे वो कितने हजार हिंसा हुई थी, कितने रेप महिलाओं के साथ हुए, कितनी हत्याएं हुई, सीबीआई ने सब जांच की। तो आपको लगता है कि ये कदम उन तमाम समर्थकों में जो बीजेपी के हैं, जिनके अंदर वोट देने का डर था, देना चाहते थे लेकिन डर था, उसको ताकत मिलेगी, वो बाहर निकल के आ पाएगा? ममता के हाथ से कमान निकल गई है तो बचा क्या है? कमांडर के हाथ से कमान निकल जाती है तो बचता है, उसको कहते हैं डर। तो ममता के हाथ में सिर्फ डर बचा है, तो शेरो शायरी करेगी और क्या करेगी? कमान तो निकल गई हाथ से। और जो आपने अभी बताया वो कितना सीरियस है, आप कितने समझे मुझे पता नहीं। उन्होंने क्या बताया, पिछले 21 और 24 के चुनाव में जो प्री पोल और पोस्ट पोल हिंसा हुई उसकी इंक्वायरी हमने यानी चुनाव आयोग ने लगाई थी, उस पर क्या एक्शन हुआ वो बताओ। अगर एक्शन नहीं हुआ तो जिन पर ये जिम्मेदारी थोपी थी उन पर भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि आज जिस पर जिम्मेदारी दे रहे हैं वो भी संभाल के रहे, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने से हमारा अधिकार खत्म नहीं होगा। हम उसके बाद भी इस बार की हर हिंसा को, हम इलीगैलिटी को हम मॉनिटर करेंगे। अब 21 और 24 का माहौल नहीं है, ये इसमें इंगित होता है। ये आप पहले समझ लो कि अगर हम 21 और 24 के मामले अब निकालेंगे, उस पर एक्शन करेंगे, उसको तो काम से हटाएंगे, एक बात अलग है, लेकिन एक तरफ चुनाव चलता रहेगा और 21 और 24 के जो गुनहगार है उन पर कार्रवाई शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि 26 में जो इलीगैलिटी करेगा, हिंसा में सपोर्ट करेगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। ये इस आदेश का सीधा साधा अर्थ है। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। जो पहले हुआ वो छोड़ दो, अब कमान हमारे हाथ में है और हम जब तक चाहे हमारे हाथ में है। चुनाव खत्म होने से हमारी कमान निकल नहीं जाएगी, तुम्हारे गले का फंडा हमारे हाथ में रहेगा। ये इस आदेश का सीधा साधा अर्थ है। तो ये चुनाव ढंग से, कानून से और शांततापूर्ण होना चाहिए, यही तो इस आदेश में इशारा दिया गया। आज जो चुनाव का काम कर रहे हैं उनके लिए
ममता की तरफ हंसकर देखना भी गुनाह है। आप किसी टीएमसी वालों के साथ चाय पीते दिखाई दिए, इसकी इंक्वायरी लगाओ, समझे। मैंने आपको सेशन की याद ऐसे ही नहीं दिया है कि पर्चा भरने आए आपके साथ 50 लोग हैं तो आपने इनको चाय पिलाई है, आपने इनको नाश्ता खिलाया है, तो उसका भी खर्चा आपके चुनाव खर्चे में जुड़ जाएगा। इस ढंग से जो दहशत, जो टेरर शेषन ने पैदा की है, उस राह पर ज्ञानेश कुमार चल पड़े हैं। और जब वो 21 और 24 के प्री पोल और पोस्ट पोल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज जो काम कर रहे हैं वो सावधान रहे, वरना तुम्हारी पतलून जगह पर नहीं रहेगी। ये धमकी है सीधी सीधी जी। और अब आपको बीजेपी के और एक बात आप समझ लो, ये जब होता है, जब खुद चुनाव करने वाला जो डर चुका है, तो वो जिसको सपोर्ट करने वाला था, जिसको हेल्प करने वाला था, उसको बता देगा भाई हाँ नमस्कार, आप मुझे रास्ते में दिखना भी नहीं। और जब ये दोनों इस ढंग से डर जाते हैं तो आम वोटर के दिमाग से डर भाग जाता है, वो खुलकर मैदान में आएगा। यानी जो एसआईआर ना होने से भी वोटिंग के लिए नहीं जाता था वो तो निकल कर आएगा, लेकिन एक एसआईआर से कट गया है, वो ऑलरेडी कट गया है, तो चुनाव में वोटर में कितना डिफरेंस पैदा हो गया ये पहला गिनो। इस बार 200 पार नहीं बोल रहे, लेकिन 200 पार की तैयारी 5 साल से चल रही थी। ये अभी अभी आपको उसके सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देने लगे। जी भाऊ, एक बड़ा दिलचस्प ये हुआ, हम लोगों ने अगर इसमें देखें, जब आपसे बातचीत हुई उसके बाद में, अगर हम बंगाल पर लगातार बात कर रहे हैं, आपने देखा एक रैली होती है, वो रैली ब्रिगेड परेड मैदान में होती है, बड़ी विशाल रैली, और उसकी भीड़ देख के टीएमसी के लोग उस पर पथराव और बोतल बजाना, सब चीजें करना, यहां तक कि टीएमसी की मंत्री उसमें मुलव्विस होती है। इसके अलावा बाहर ट्रेनें रोकी जाती हैं, सड़कें रोकी जाती हैं, इसके बावजूद एक बहुत बड़ी भीड़ वहां दिखती है। भीड़ वैसे पिछली बार भी दिखी थी पीएम की रैली में, लेकिन ये एक भीड़ अलग अंदाज में दिख रही है। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी जिसने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री को हराया, वो अब भवानीपुर से भी लड़ रहा है, भवानीपुर से भी ऐलान कर दिया। और वो मैंने कई बार सुना, चूंकि मैं बंगाल में था तो उस दौरान मैंने कई बार पढ़ा उनका बयान, उस पर हम लोगों ने वो नहीं किया था वीडियो, जिसमें उसने कहा था कि मैं भवानीपुर से हराऊंगा 20,000 वोटों से। तो सब ये सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि शायद ये किसी कैंडिडेट के साथ कह रहे थे मदद करूंगा, लेकिन वो खुद खड़े हो गए। इससे क्या बीजेपी ये बिल्कुल मैसेज क्लियर कर देना चाहती है, जिनके अंदर उनके अपने वोटर के कंफ्यूजन था कि साहब मोदी ममता एक है या ये है, जिस तरह के आरोप वो वहां लोग लगा रहे थे, उस सब से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी है ये बीजेपी की? इसको ही घर में घुसकर मारना बोलते हैं। ये नंदीग्राम से तो लड़ेगा, लेकिन भवानीपुर में आकर आपको हराएगा, आपसे लड़ेगा। पिछली बार जो तमाशा ममता ने किया था ना, वो उनके घर में होने वाला है, घर में होने वाला है। ये दिखाने का एक तरीका होता है। आज हम डरे नहीं है, हम हमारे घर से अगर नंदीग्राम से उठकर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुरा कोलकाता में आता है, कालीघाट में आता है, तो वो दिखा रहा है कि मैं अगर नंदीग्राम से निकलकर भवानीपुर आने में डरता नहीं हूं तो वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। हमने बड़ी तादाद में 2,500 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां लाकर खड़ी कर दी है, डरने का कोई कारण नहीं है। अगर और वो वही बात आप जो परेड ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मैं वो परेड ग्राउंड की भीड़ नहीं देख रहा था, मैं परेड ग्राउंड की तरफ जाने वालों लोगों के जो वीडियो, वो मैंने 20-25 वीडियो देखे। मैंने मोदी का भाषण नहीं सुना है। परेड ग्राउंड में जो भीड़ है उसके वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं देखे। मैंने जितने हो सके 20 से ज्यादा वीडियो देखे
तो परेड ग्राउंड की तरफ मोदी के भाषण के लिए जाने वाली आम जनता है, उसके वीडियो देखे, वो क्या बोल रहे हैं वो सुना मैंने। वो जो बोल रहे हैं वो बता रहा है कि इस चुनाव में डर का माहौल नहीं है, हम डरे नहीं है, हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए, हम ममता को हटाएंगे, मोदी को लाएंगे, शुवेंदु को लाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। जो परेड ग्राउंड के तरफ जाने वाले लोगों के इंटरव्यूज है वो बारीकी से सुनो और समझने की कोशिश करो। वो लोग मोदी को लाने की बात नहीं करते, वो शुवेंदु अधिकारी को लाने की बात नहीं करते, वो ममता को हटाने की बात कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ा सिग्नल है। हमको इमरान खान चलेगा, हमको शाहबाज शरीफ चलेगा, लेकिन ममता नहीं चाहिए। ये जब दिमाग बन जाता है ना तो चुनकर कौन आएगा ये बात रहती नहीं है। हारने वाला कौन है, इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। जो अभी जो कुछ एनालिसिस चल रहा है मैं देख रहा हूं, अरे ये तो होता है, पिछली बार भी रैलियों में हमने बहुत कुछ देखा है, वो बात अलग थी, ये बात अलग है। देखो 2014 में मोदी जी जीत कर आए ना, तो मोदी नहीं जीते थे, कांग्रेस और यूपीए हारी थी। 206 से घटकर कितने हो गए, 44 हो गए, याद है आपको जी। क्योंकि मोदी को लाना ये 2 नंबर की बात थी। 1 नंबर की बात थी इनको हराना है, किसी भी कीमत पर इनको हटाना है। तो आज जो बंगाल का मामला है वो वही का वही है। पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते लोगों को पिछले 10 महीने में आरएसएस ने जो काम किया है उसके लक्षण दिखाई देने लगे। लोग डर छोड़कर घर से बाहर निकल रहे, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। तो लोग निकलकर जो आए वो कॉमन मैन दिखाई देता। आप अब देख सकते हो जो परेड ग्राउंड के तरफ चलकर जा रहे लोग ना, उनका वीडियो, उनके इंटरव्यू देखो और समझो, उनके चेहरे की भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझो कि वो मोदी का भाषण सुनने आए नहीं थे। वो हम परेड ग्राउंड में जाने के लिए डरते नहीं, ये दिखाने के लिए आए थे। और ये इसको वोट बोलते हैं। मत जो होता है, मतदाता जो होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि कुछ किसी भी कीमत पर ममता को हटाना है। और ये ममता भी समझ पाती है क्योंकि इसी ढंग से 15 साल पहले उसने सीपीएम को हटाया था। उस वक्त के ओपिनियन पोल वगैरह अगर आपको मिलते हैं तो ढूंढ लो। आज जो ममता के बारे में बोला जा रहा है वो उस वक्त सीपीएम के बारे में बोला जा रहा था। लेकिन मन में लोगों ने तय किया था अगर ममता अकेली निकलती है, हजारों लोग उसके पीछे आते हैं, तो वो ओपिनियन पोल वालों को समझे ना समझे, आम जनता को समझता है। कारवा बनता जाता है, कारवा बनता जाता है। और इसके बाद में हम एक और वीडियो करेंगे चुनाव के बारे में। उस वक्त मैं आपको फॉर्मूला 144 बताऊंगा। आपको याद होगा फॉर्मूला 44 नाम का एक कप सिरप होता था, उसको फॉर्मूला 44 बोलते थे। बीजेपी का इस वक्त की रणनीति है वो फॉर्मूला 144 है, 144 है। जो उम्मीदवार का आंकड़ा है ना, ये उनको लोगों को पता नहीं चल रहा है। अरे इधर टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ, इधर 144 की घोषणा हुई, वो 144 का आंकड़ा कहां से आया? इस पर पिछले 10 महीनों से काम चल रहा है। वो अचानक नहीं हुए उम्मीदवार। ये जो 144 डिक्लेयर हुए ना, इसकी तैयारियां पिछले 10 महीने से चल रही है। तो अभी बैठकर नहीं है, 2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं किया है। वो 144 चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत पहले से काम किया। उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी चुनाव की प्रक्रिया
शुरू होनी बाकी है। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जो हम देख रहे हैं उसकी तैयारियां इस ढंग से हो रही, और पागल नहीं है, इतनी हिंसा, इतना वायलेंस, उसके बावजूद अगर 2 दौर में चुनाव हो रहा है तो इसकी तैयारियां कितनी, गांव गांव में देहात तक सीआरपीएफ जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस जाएंगे, एक एक गांव के एक एक बूथ में अंदर पुलिस नहीं रहेगी। ये बड़ा डिसीजन है। आज तक बूथ में जो ईवीएम हो या बैलेट बॉक्स हो उसकी सुरक्षा करने में पुलिस लगती थी, अब पुलिस को बाहर रखा जाएगा, पुलिस को बाहर रखा जाएगा। ईवीएम के पास, बैलेट बॉक्स के पास सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे और वो पूरा का पूरा लाइव सीसीटीवी पर दिखाया जाएगा। तो इतनी तैयारियां हुई है, चर्चा उस पर कोई नहीं कर रहा है। हाँ, 4 मई को बोलेंगे अरे करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया। ऐसे ही करिश्मा नहीं होता। करिश्मा जो होता है ना, तो पत्थर से मूर्ति देखने के बाद हम बोलते हैं करिश्मा नहीं, वही पत्थर होता है, उसका जो अनावश्यक हिस्सा होता है वो निकाल दिया जाता है, उसके बाद मूर्ति सामने आती है, लेकिन मूर्ति अंदर होती है। तो ये 5 साल से ये बनाया जा रहा था। पिछले चुनाव में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, इस पर क्या क्या इलाज कर सकते हैं, इसकी सब तैयारियां पूरी करके ही टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है 2 दौर के वोटिंग का। इसका भाव, इसका क्या फर्क पड़ता है वैसे? जैसे अगर हम लोग कहें कि पिछली बार उन्होंने 8 फेज में किया था और इस बार 2 फेज में किया, क्योंकि वहां के लोग भी यही कह रहे थे कि भाई एक में हो जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। इन्हें जनरल अगर हम लोग दर्शकों को ये रहे कि 2 में क्या फायदा होता है, क्या मतलब अंतर पड़ेगा उन पर? नहीं, वो तो ठीक है। देखो, एक बात होती है गुंडे यहाँ के वहां जाएंगे, ये सब ठीक है, यही तो रोका गया था। उसकी शुरुआत बिहार में हुई थी। केजे राम नाम के जो स्पेशल अफसर थे चुनाव आयोग के, इन्होंने ये अधिकारिक दौर का चुनाव ये अल्टरनेटिव निकाला था। लेकिन एक तरीका होता है ना कि आपको एक इंजेक्शन दे दो, एक टैबलेट दे दो तो आपका बुखार उतर गया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर बुखार आ गया। तो इस बार जड़ से ही बीमारी हटाई गई। एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब बाईपास कर दी गई है, जो ब्लॉकेड थे वो हटाए गए। तो अगर हिंसा होने की संभावना ही नहीं है या कम है तो 8 दौर के चुनाव की जरूरत नहीं थी। मैंने भी आपको बोला था ना कि भाई दिवाली के बाद होगा, 8 दौर का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो था। लेकिन आज जिस कॉन्फिडेंस से आप देखो, जो कॉन्फिडेंस हमें ज्ञानेश कुमार में दिखाई देता है और जो हिला हुआ कॉन्फिडेंस को ममता में दिखाई देता है। अचानक ममता शेरो शायरी करने लगी, धमकियां छोड़कर मुशायरा करने लगी। उसका मतलब साफ है कि डरी हुई है। और ज्ञानेश कुमार ये जो महाभियोग है उससे भी डरा नहीं है। उस पर महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया है पार्लियामेंट में और वो दहाड़ रहा है बंगाल में। कोई मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और ममता कितनी डरी हुई है ये कंपेयर करो तो आपको पता चलता है कि इतना बड़ा अपोजिशन होने के बावजूद अगर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग अगर 2 दौर का चुनाव करने वाले हैं तो उन्होंने एसआईआर में कितनी ताकत लगाई है। और अभी तक बहुत सारे वोटर है, 60-50 लाख, जिनका भविष्य अनिश्चित है। हाँ, 60 लाख थे, उनमें से 20 लाख को कर दिया है, मतलब उनको वेरीफाई कर लिया। उनके कितने उनमें से कटे ये नहीं बताया है, लेकिन 60 लाख भी बचेंगे। 60 लाख बचेगा तो फर्क क्या होता है? आपकी ट्रेन तो छूट गई है ना।
आप उसमें उलझे रहे, यही तो रणनीति थी। बीजेपी ने 144 यानी लगभग आधे वोट उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। ममता को अभी उम्मीदवार तय करने हैं, ममता को उम्मीदवार तय करने हैं ना। जी जी। तो यही तो फर्क है। अब रैली करोगी या उम्मीदवार तय करोगी, क्या करोगी? बात इतना आसान नहीं। और सबसे इसलिए मैंने बोला दूसरा एक वीडियो बनाएंगे 4-5 दिन के बाद। जी उस जी। पर इस पर ये तो मिशन। फॉर्मूला 144 है, लेकिन वो फॉर्मूला 44 जो 144 वो जिस लेबोरेटरी में बनाया गया, उस लेबोरेटरी का नाम आईपैक है। वो दोनों मिलाकर आईपैक लेबोरेटरी से बना 144 फॉर्मूला, उसके बारे में अलग से बोलेंगे। लेकिन ये बात समझ लो कि आप कंपेयर करो तो ममता और इनको कंपेयर करो, और ये आगे चलकर ये जो आज हो रहा है बंगाल में हम देख रहे हैं या तमिलनाडु में देख रहे हैं, एक बंगाल छोड़कर हर जगह एक दिन में होने वाला है। हाँ। ये आगे चलकर वन नेशन वन इलेक्शन की पहला कदम है। अभी किसी के दिमाग में नहीं आया ये क्या हो रहा है, 8 से एकदम 2 दौर। तो वन नेशन वन इलेक्शन के दिशा में ये पहला कदम है। अब कैसे हो सकता है अलग अलग राज्य ना बोलेंगे? अरे अगर 30 में से 20 राज्य बीजेपी के पास है तो वहां के चीफ मिनिस्टर एक दिन में हाँ बोलेंगे, चलो अभी हमारे 3 साल बचे विधानसभा के, हो जाए कोई बात नहीं। अगर 20 राज्य हाँ बोलते तो 10 राज्यों को पूछेगा कौन? ये डिसीजन हो जाएगा। तो ये उस दिशा में डाला हुआ पहला कदम है, ऐसे मैं मानता हूं। जी भाऊ, तो मुझे लगता है कि हम आज इस चर्चा को इतना रखते हैं, क्योंकि अगली चर्चा आपने पहले से ही दर्शकों को बता दी है। जाते जाते एक छोटी सी बात बोल दूंगा। जी जी जी। देखो, बंगाल में महाभारत होने जा रहा है, और जहां द्रौपदी का अपमान होता है वहां महाभारत होता ही है। एक हफ्ते भर की बात है, मुर्मू नाम के द्रौपदी का ममता नाम के दुशासन ने अपमान किया है, तो बंगाल में महाभारत होगा ही। बहुत ही ज्यादा उसको लेके गए हैं, और प्रतीकों के सहारे आपने देखा। वैसे तो भाऊ सारी चीजें क्लियर करते हैं, और उन्होंने इसमें भी लास्ट में क्लियर किया। मुझे लगता है कि हम अगले वीडियो का और इंतजार करेंगे। ये देख लेने के बाद तो दर्शकों की इच्छा और बढ़ जाएगी कि मिशन 144 कैसे तैयार हुआ। तो मैं भाऊ से इंतजार करूं। नहीं, फॉर्मूला 144। हाँ, फॉर्मूला 144। मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला 144 है, मिशन तो 190। इसकी टैगलाइन बनाऊंगा, है हैशटैग बनाऊंगा 144, फॉर्मूला 144। तो मुझे लगता है कि आप जुड़े भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।